अस्सलामुअलैकुम। अगर आप ईएचएस फील्ड यानी कि इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में काम करना चाहते हैं और आपके पास क्वालिफिकेशन भी इस फील्ड से रिलेटेड मौजूद है, अगर अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से यानी कि सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी इंचार्ज, इन्वायरमेंटल इंजीनियर, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, हेल्थ एंड सेफ्टी कोऑर्डिनेटर, ये इसमें क्योंकि डेजिग्नेशंस बहुत ज़्यादा हैं ईएचएस फील्ड में, अगर आप अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से एक अच्छी खासी तालीम अपने पास रखते हैं, फिर भी आपको इस फील्ड में काम करने से पहले एक इंटरव्यू तो जरूर पास करने होंगे, क्योंकि अगर आप इंटरव्यूज पास नहीं करेंगे तो आप इस फील्ड में काम नहीं कर सकते हैं। ये याद रखें कि सेफ्टी की फील्ड बहुत बड़ी है, इसकी स्टडी का कोई एंड पॉइंट नहीं है। आप जितना पढ़ेंगे, आप जितनी तालीम हासिल करेंगे, आपको हर स्टडी कंप्लीशन के बाद एक नए चैप्टर का आगाज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट फील्ड है और इस फील्ड का जो लिंक है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ में रहता है। आपको जिस प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल अगर मैकेनिकल से रिलेटेड है तो आपको मैकेनिकल का नॉलेज होना चाहिए, अगर वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो आपको इन्वायरमेंट का नॉलेज होना चाहिए, अगर वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना चाहिए। तो इससे ये आपको ये समझ आ गई होगी कि सेफ्टी ऑफिसर को तकरीबन दुनिया के हर शोबे के बारे में थोड़ा थोड़ा इल्म तो जरूर होना चाहिए, ताकि वो सेफ्टी का इंटरव्यू आराम से पास कर सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, एटलीस्ट बेसिक आइडिया आपको आज की वीडियो से मिल जाएगा कि आपको इंटरव्यू कैसे पास करने चाहिए, आप इंटरव्यू कैसे फेस करें ताकि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएं कि आप इंटरव्यू अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में पास करें। देखें, टारगेट आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए जिनका मार्केट में नाम अच्छा है। अगर आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा और टफ इंटरव्यू पास करेंगे तो आप अपने करियर की ग्रोथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप किए बगैर देखना और मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आज की वीडियो से भी आपको प्रॉपरली फायदा हासिल हो सके। वीडियो को मैं दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपको कुछ सेफ्टी की इंटरव्यू पास करने के लिए टिप्स दूंगा कि आप कौन सी टेक्निक्स यूज करें ताकि आप इजीली इंटरव्यू पास कर सकें, और दूसरे हिस्से में मैं आपको सेफ्टी इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। जनरल क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू द इंडस्ट्री आज की वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि रिलेटेड टू यूर प्रोजेक्ट आप उस टाइम स्टडी कर सकते हैं जब आपको किसी प्रोजेक्ट में जॉब करने का चांस मिल जाएगा। तो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि कौन से ऐसे मिनिमम क्वेश्चंस हैं जो कि एक सेफ्टी ऑफिसर को या सेफ्टी सुपरवाइजर को लाजमी याद रखने चाहिए ताकि उसके इंटरव्यू पास करने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि जो लोग मेरी इस टाइम वीडियो देख रहे हैं उसमें कोई आदमी ऑलरेडी सेफ्टी की फील्ड में काम कर रहे हैं, शायद सेफ्टी हेड हों या शायद सेफ्टी सीनियर सुपरवाइजर्स हों, उनके पास अच्छा खासा नॉलेज होगा, या कुछ आदमी ऐसे होंगे जो कि सेफ्टी की फील्ड का आगाज करना चाहते हैं। अगर मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आप सिर्फ वही रट्टा मार के, तो आपका जो अपनी कोशिश होगी वो सिफर हो जाएगी, आप अपनी कोई भी एफर्ट्स नहीं डालेंगे। और बंदा सीखता कब है? जब वो अपनी एफर्ट्स डालता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे क्वेश्चन का आंसर जाके आप लोग निबोश, उषा, आयोश, एनएफपीए की बुक से सर्च करें, या तो आप जाके मार्केट से बुक परचेज करने के बाद जाके आप वहां से ऑफिशियल जो डेफिनेशंस हैं वो याद करें। नहीं, मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं कि सबसे पहले लेवल में जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो क्वेश्चन जाके आप गूगल में सर्च करें। आप जब गूगल में क्वेश्चन टाइप करेंगे तो आपको उसके 10 आंसर मिल जाएंगे। तो उन 10 आंसर में से 5 आंसर में से जितने भी, क्योंकि एक क्वेश्चन की बहुत डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, तो जो भी आंसर आपको गूगल से मिलेंगे उसमें जो सबसे इजी आंसर आपके लिए होगा आपने वो याद करना है सबसे पहले लेवल में। जब आपको ये लगेगा कि अब मेरे पास सेफ्टी का एक अच्छा खासा नॉलेज है, उसके बाद
आप लोग क्या करें, मार्केट से जाके जो भी बुक स्टोर हैं, जहाँ कोई इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ से भी आपको अगर आप परचेस कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी आप लोग सेफ्टी की बुक्स परचेस कर सकते हैं। आप निबोश की, उषा की, एनएफपीए की, इनकी बुक्स आप परचेस करें। बाद में आप क्या करें, आपका जो गूगल से आंसर आपको मिला है और जो बुक में आंसर लिखा है उसमें डिफरेंशिएट करें आप कि उसमें क्या डिफरेंट है। उसके बाद आप लोग बुक से जो आंसर मिलता है उसको याद करें, लेकिन पहले लेवल में आपने हेल्प सिर्फ गूगल से लेनी। तो वीडियो के पहले हिस्से में हम लोग बात कर लेते हैं कि वो कौन सी टिप्स हैं जिनके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो आप इंटरव्यू बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। उसमें पॉइंट नंबर 1 है फुल कॉन्फिडेंस। आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आप फुल कॉन्फिडेंस में जाएं। आपको ये लगना चाहिए कि जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है उसको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको सब कुछ आता है। वो जो भी सवाल पूछे, अगर उसका आंसर आपको आता है या नहीं आता, आपने चुप नहीं बैठना, आपने कोई ना कोई उसका जवाब जरूर देना है। नंबर 2, आप इंटरव्यू जाने से पहले वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। वेल प्रिपेयर्ड मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो कौन से प्रोजेक्ट के मुताबिक हो सकता है। आपका जो काम है, आप जो काम करने जा रहे हैं वो कौन सा काम होगा। आपका जो इंटरव्यू है वो कहाँ पे है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपका इंटरव्यू लेने वाली है। आप अपने बारे में, आपने जितनी स्टडीज की हुई हैं उनके बारे में आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। मीन्स आप एक वेल प्रिपेयर होके जाएंगे तो आपको इंटरव्यू फेस करने में आसानी होगी। नंबर 3 कि आपको अपनी सीवी के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सीखा है और ये डिफरेंट जगहों में मैंने ये देखा है कि बहुत लोगों को यही पता नहीं होता कि उनकी सीवी में मेंशन क्या है। तो जब उनसे पूछा जाए कि आपकी सीवी में ये चीज लिखी है, उस टाइम वो कहते हैं कि शायद मैंने सीवी किसी से बनवाई थी तो उसने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपकी सीवी A to Z पता होने चाहिए और मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अपनी सीवी खुद से बनाएं, क्योंकि अगर आप अपनी सीवी खुद से बनाएंगे तो आपको जरूर 100% आइडिया होगा कि आपने अपनी सीवी में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सी क्वालिफिकेशन, कौन सा एक्सपीरियंस और कौन से स्किल्स आपने लिखे हुए हैं। अगर आप अपनी सीवी किसी और से बनवाएंगे तो कोई अगर आदमी एडिशनल स्किल्स डाल देगा और आपको आइडिया ही नहीं होगा कि ये स्किल कैसे हैंडल किया जाता है। तो अपनी सीवी के बारे में इंटरव्यू से पहले आपको जरूर पता होना चाहिए। नंबर 4, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट डिटेल। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरा प्रोजेक्ट है, क्या वो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, एक बिल्डिंग बन रही है या एक प्लांट बन रहा है, या मैं किसी शटडाउन जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा हूं। क्योंकि जहां पे आप इंटरव्यू देने जाएंगे डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही 85% आपसे क्वेश्चन करेगा। तो अगर आपको अपने प्रोजेक्ट का ही पता नहीं होगा, तो अगर इंटरव्यूअर एग्जांपल आपसे पूछेगा कि आपका क्या काम है, स्कोप क्या है, आप इसके हैजर्ड कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो सबसे पहले आपको आपका प्रोजेक्ट का स्कोप पता होना चाहिए। आप इसलिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्टडी करके उसके बाद आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाएं। 5th नंबर पे आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपकी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि आपने क्या स्टडी किया है। आपने अगर कोई डिप्लोमा स्टडी किया है तो उस डिप्लोमा में कितने सब्जेक्ट थे। आप इवन के इतना भी आप लोगों को याद रखना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स लिए हुए। क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड से स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हेल्थ के भी सब्जेक्ट्स होंगे, वहाँ पे सेफ्टी के भी सब्जेक्ट होंगे, वहाँ पे इन्वायरमेंट के भी सब्जेक्ट होंगे। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि आपने जो 2 ईयर का डिप्लोमा किया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, उसका जो पहला चैप्टर था वो क्या चीज डिस्कस करता है। क्योंकि शायद जो आपका डिप्लोमा है वही इंटरव्यू का डिप्लोमा होगा। अगर कोई आपसे इंटरव्यू ले रहा है, कोई आपसे पूछ सकता है कि जो निबोश IGC 1 की बुक है उसमें सेफ्टी पॉलिसी के बारे में कुछ जो टॉपिक्स डिस्कस हुए, क्या आप मुझे वो पॉइंट बता सकते हैं कि निबोश IGC 1 की बुक के हिसाब से सेफ्टी पॉलिसी के कौन से पॉइंट्स लाजमी हम लोगों को देखने चाहिए। तो अगर आपने खुद से स्टडी की होगी तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा
तो इसलिए आपको जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि आपने सेफ्टी की कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस की हुई हैं और उनमें क्या क्या आपने स्टडी किया था। नंबर 6 पे आता है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। डेफिनेटली आजकल क्या चल रहा है कि जहां पे भी आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो एक्सपीरियंस जरूर देखते हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई भी आपको काम नहीं देना चाहता। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि डेफिनेटली अगर आप अपना करियर स्टार्ट करेंगे तो नॉलेज की बेस के ऊपर आपको काम दे देती हैं, लेकिन कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं देती। वो कहती हैं कि आप कहीं पे जाके पहले इंटर्नशिप करके आए या कुछ ना कुछ आपके पास मिनिमम 2 ईयर 3 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो हम आपको रखेंगे। तो अभी कुछ लोग इसके लिए क्या करते हैं कि फेक एक्सपीरियंस सीवी में इंक्लूड करके जाते हैं, लेकिन ये सोचें कि अगर जहां पे आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और जो एक्सपीरियंस आपने सीवी में इंक्लूड किया हुआ है, अगर इंटरव्यूअर उसी एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करेगा और आपने लिखा है कि मैंने सबस्टेशन में काम किया है जी, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में काम किया है, तो जो इंटरव्यूअर है उसके पास सबस्टेशन का अगर अच्छा खासा नॉलेज है तो वह आपसे आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा और आपको तो उसका एबीसी भी पता नहीं होगी, तो डेफिनेटली उसको पता लग जाएगा कि नहीं, ये बंदे ने तो कोई अपनी सीवी में जुगाड़ किया हुआ है, तो डायरेक्टली आपको वो रिजेक्ट कर लेगा। एग्जाम्पल के अगर कोई आदमी आके कहता है कि मैंने यहाँ पे एक प्लांट है जहाँ पे मैं इस टाइम बैठ के वीडियो बना रहा हूँ सऊदी अरबिया के शहर जबेल में, अगर कोई आदमी आके ये कहेगा कि मैंने पेट्रोकीमिया में काम किया हुआ है, ये एक मिसाल देके समझा रहा हूँ, ये वर्ल्ड में कहीं पे भी हो सकता है आपके साथ, तो मैं अगर उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं उससे पूछूंगा ठीक है आपने क्या पेट्रोकीमिया नॉर्थ में काम किया है, साउथ में काम किया है, साल्ट में काम किया है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि उसने तो कभी पेट्रोकीमिया को देखा ही नहीं हुआ है। तो इसलिए आप जो भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कोई सीवी में एक्सपीरियंस इंक्लूड नहीं करें, देखिए जॉब लेने के लिए बंदा कुछ भी करता है, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि अगर आप सीवी में अपना कोई भी एक्सपीरियंस इंक्लूड करना चाहते हैं तो उस एक्सपीरियंस के बारे में एटलीस्ट आपको मिनिमम इंफॉर्मेशन तो जरूर होनी चाहिए कि जो मैं प्रोजेक्ट की एक्सपीरियंस डाल रहा हूँ वो प्रोजेक्ट क्या था, वो कहाँ पे था, उसमें क्या क्या काम हो रहे थे, उससे रिलेटेड मुझे क्या क्या इल्म होना चाहिए, इतनी चीजें तो आप जरूर आपको करके जाना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी बंदे को बता देंगे कि भाई आप किसी प्रोजेक्ट का मेरी सीवी में एक्सपीरियंस डाल दें, मेरा कल इंटरव्यू है और आप मुझे सीवी व्हाट्सअप कर दें, मैं प्रिंट निकाल के लेके चला जाऊंगा, तो ये आप अपने साथ ही ज्यादती करेंगे, इसमें किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये आपका ही नुकसान होगा। नंबर 7 जो टिप मैं आपको देना चाहता हूं, आपके पास मिनिमम जनरल EHSS नॉलेज जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज तो आपके पास होना ही चाहिए, लेकिन जो सेफ्टी का जनरल नॉलेज है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है स्पेसिफिक, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होता है सभी इंडस्ट्रीज के ऊपर, सभी प्रोजेक्ट के ऊपर, हर एक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट ऑफिसर को वो नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो जो जनरल सेफ्टी है उसके बारे में तो आपने स्टडी जरूर करना है, वो आपको कोई भी कहीं पर भी आपसे पूछ सकता है, तो इसके लिए आपने उसका नॉलेज जरूर लेना है। हाँ बू है ना, है ना, है ना। उसके बाद नंबर 8 और लास्ट में आता है कि आपको अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसके बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए। अपनी कंपनी के ऑपरेशन के बारे में आपके पास जरूर आइडिया होना चाहिए कि आपकी कंपनी क्या करती है, आपकी कंपनी के पास किस किस्म की इक्विपमेंट है, आपकी कंपनी किस किस्म की जॉब्स हैंडल कर रही है, या आप अगर किसी कंपनी के साथ सप्लाई में जा रहे हैं तो उस कंपनी का जो सेफ्टी डिपार्टमेंट होगा आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये जो कंपनी है, आपकी कंपनी ये क्या प्रोजेक्ट हैंडल करती है, ताकि अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछें कि आपकी कंपनी की जो एक्सपर्टीज है वो क्या क्या है, आपकी कंपनी कौन कौन से जो प्रोजेक्ट है वो हैंडल कर सकती है, आपकी कंपनी की कैपेसिटी क्या है, आपकी कंपनी के पास कौन से इक्विपमेंट कितने हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आप हाइड्रोजेटिंग करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से हाइड्रोजेटिंग पंप्स यूज कर रहे हैं आप लोग, तो इसके बारे में आपके पास आइडिया होना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू को ये कहेंगे नहीं मुझे अपनी कंपनी के बारे में तो कोई आइडिया नहीं है कि उसकी क्या कैपेसिटी है, उनके पास किस टाइप के इक्विपमेंट्स हैं, हम लोग ऑपरेशन कैसे रन करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको क्यों जॉब देगा, वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको काम देने के लिए कि अगर आप उनकी
जो प्लांट है जो उनकी इंडस्ट्री में है वहां पे जाके शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन का आपको पता नहीं, तो फिर आपको कोई आदमी क्यों अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेगा। और सेकंड, अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके इंटरव्यू देना चाहते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के बाद आपको जॉब उसी ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी, मींस वो आपका क्लाइंट नहीं होगा, वो आपकी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो इंटरनेट से आप उसके बारे में थोड़ा स्टडी करके जाएं कि अगर मैं किसी प्लांट में इंटरव्यू देने जा रहा हूं तो वो प्लांट जो है तो वो क्या मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, उसके हैजर्ड क्या हो सकते हैं, उसको डील कैसे करना चाहिए। तो एटलीस्ट आप जाने से पहले वो स्टडी करके अगर आप जाएंगे तो आपको इंटरव्यू देने में आसानी होगी और आपके इंटरव्यू पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि वीडियो के शुरू में बात की थी, पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी क्वेश्चंस जो कि जनरल सेफ्टी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन बहुत ही बेसिक सेफ्टी क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, व्हाट इज सेफ्टी। आप जाके गूगल में चेक करेंगे तो आपको इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेंगी, लेकिन जो भी डेफिनेशन आपके लिए इजी हो वो आप लोग याद रख सकते हैं। नंबर 2 पे हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन LEL एंड UEL। LEL एंड UEL मीन्स लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट एंड अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। आपने इसकी फुल फॉर्म भी बतानी है और फिर इसका जो डिफरेंस है वो भी बताना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन JSA रिस्क असेसमेंट एंड MOS। MOS को आप सर्च कर सकते हैं, मेथड ऑफ स्टेटमेंट। तो JSA रिस्क असेसमेंट एंड मेथड ऑफ स्टेटमेंट, इन तीनों की डेफिनेशंस आप लोगों ने गूगल से सर्च करके इनमें जो डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई करना है। नंबर 4, एक्सप्लेन बिलो इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। क्योंकि सेफ्टी डेफिनेशंस में इंसिडेंट और एक्सीडेंट में कुछ ना कुछ फर्क होता है, तो आपने वही फर्क आइडेंटिफाई करना है कि इंसिडेंट और एक्सीडेंट में क्या फर्क है। वैसे कॉमनली ऑल एक्सीडेंट्स आर कमिंग अंडर इंसिडेंट, चाहे नियर मिस होने दें चाहे कुछ भी होने दें, वो इंसिडेंट के अंदर ही आती हैं। आगे बढ़ते हुए नंबर 5 क्वेश्चन में, व्हाट इज बेंचिंग एंड शोरिंग इन एक्सकवेशन। बेंचिंग एंड शोरिंग अगर इजी वर्ड में मैं आपको समझाऊं तो ये एक प्रोटेक्टिव मेथड्स हैं एक्सकवेशन में जो यूज होते हैं ताकि एक्सकवेशन कोलैप्स ना हो जाए। तो इसका आपने बेंचिंग एंड शोरिंग की प्रॉपर डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करके जो इजी है वो आप लोगों ने याद करनी है। नंबर 6, रोल ऑफ सेफ्टी ऑफिसर एट साइट। अगर आप ऑलरेडी सेफ्टी ऑफिसर की फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि व्हाट इज योर रोल and what is a safety officer role at site, what is his responsibilities। so आप गूगल में कुछ भी सर्च कर सकते हैं, responsibilities of the safety officer, role of the safety officer at site, during project, whatever, तो आपको उसमें बहुत पॉइंट मिल जाएंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर करने में यू हैव टू मेक सम की पॉइंट्स 1 2 3 4 लाइक दिस। इसकी एक डेफिनेशन रट्टा मार के जवाब नहीं देना है, इसके की पॉइंट्स बनाने हैं आप लोगों ने। नंबर 7, व्हाट इज इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग। इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग के अंदर में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आपने ब्रीफली इसको डिफाइन करना है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हाउ यू विल रेस्पॉन्ड। सो हाउ यू विल रेस्पॉन्ड दैट यू शुड मेक अ प्लानिंग बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। सो इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग क्या है, जो कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले की जाती है। तो आपने वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि आपने क्या प्लानिंग करनी है, हाउ टू हैंडल द इमरजेंसी सिचुएशन। नंबर 8, एक्सप्लेन वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। अगर ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछेगा तो आपने कोई उसको फुल प्लान नहीं बताना है 30-40 पेजेस का, नहीं, उतना यू कैन नॉट इवन रिमेंबर, बट की पॉइंट्स ऑफ योर वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट इज अ वन पॉइंट ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, और हाउ यू विल हैंडल, वेयर यू विल डिस्पोज, व्हाट टेक्निक यू विल यूज टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ द वेस्ट। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई करके गूगल से लिस्ट डाउन करने हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर की पॉइंट्स कौन से आते हैं। नंबर 9, व्हाट इज हायरार्की ऑफ हैजर्ड कंट्रोल। सेफ्टी की फील्ड में एज पर सेफ्टी डेफिनेशंस देयर इज अ हायरार्की टू कंट्रोल द हैजर्ड। वो फर्स्ट स्टार्ट होती है एलिमिनेशन से और एंड होती है पीपीई पे। उसका पहला पॉइंट एलिमिनेशन रहता है कभी भी, और उसका लास्ट पॉइंट पीपीई रहता है। जो भी आदमी सेफ्टी की फील्ड में काम करते हैं वो उनको तो डेफिनेटली ये हायरार्की
कंप्लीट उन्होंने रटी होगी और उनको अंडरस्टैंड होगा कि हायरार्की क्या है। तो आप लोग भी जाके गूगल से सर्च करें, आपको इजीली हायरार्की ऑफ हैजर्ड कंट्रोल मिल जाएंगे। उसमें डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे, किसी हायरार्की ऑफ कंट्रोल में 7 पॉइंट्स भी आएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो करंट हायरार्की चल रही है अपडेटेड, उसमें 5 पॉइंट्स हैं। पहला मैंने आपको बता दिया एलिमिनेशन, लास्ट मैंने आपको बता दिया पीपी, तो सेंटर के 3 आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने। नंबर 10, एक्सप्लेन बिलो ब्रीफली अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। नंबर 2, हैजर्ड एंड रिस्क। देखें, अनसेफ एक्ट वर्कर से रिलेटेड है, अनसेफ कंडीशन एरिया से रिलेटेड है, और हैजर्ड और रिस्क में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। नंबर 11, व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को सेफ्टी की फील्ड में पीपीएम भी कहते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज पीपीएम, तो पीपीएम मीन पार्ट्स पर मिलियन। तो अभी आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखनी है गूगल में कि पार्ट्स पर मिलियन क्या चीज होती है। नंबर 12, व्हाट इज एनएफपीए डायमंड। एनएफपीए डायमंड मीन्स नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन डायमंड। देयर इज अ डायमंड, उस डायमंड में 4 कलर हैं, तो आपने वो देखना है कि वो 4 कलर किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, और एनएफपीए डायमंड क्या चीज के को डिस्क्राइब करता है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एनएफपीए डायमंड बहुत अच्छा टूल है हैजर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आप इसको जाके गूगल में थोड़ा डिटेल में चेक करें, आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन कौन से कलर आइडेंटिफाई हुए। इसमें 4 कलर हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको गूगल से कौन कौन से कलर आइडेंटिफाई हुए हैं और कौन से कलर का क्या मतलब है। एग्जाम्पल, जैसे ब्लू कलर का मतलब होता है हेल्थ हैजर्ड, तो बाकी 3 कलर आप आइडेंटिफाई करें और उसके आप देखें कि क्या हैजर्ड है और मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग। नंबर 13, एक्सप्लेन टाइप ऑफ हैजर्ड्स। जो हैजर्ड्स हैं उनको कुछ टाइप और उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी में आपको बताता हूं, जैसे फिजिकल हैजर्ड। आप जाके गूगल में देखें बाकी और कितनी टाइप्स हैं हैजर्ड की, क्योंकि हैजर्ड्स तो बहुत है। अगर कोई आपसे पूछेगा हैजर्ड्स तो है, आप तो 1000 हैजर्ड्स बता सकते हैं, लेकिन वो सभी 100 एंड 1000 हैजर्ड्स आर कमिंग अंडर फ्यू कैटेगरीज। तो आपने वो लिस्ट डाउन करनी है कि कौन सी कैटेगरीज। देखिए, मैं आपको प्रोफेशनल वे बता रहा हूँ। कोई हैजर्ड पूछेगा तो ट्रिपिंग इज अ हैजर्ड, कोई ये भी बता देगा, कोई कुछ बताएगा, नहीं। आपने ये लिस्ट डाउन करना है कि जो ट्रिपिंग है वो कौन से हैजर्ड टाइप के अंदर ये ट्रिपिंग हैजर्ड आता है, तो वो होगा प्रोफेशनल आपका। आपने प्रोफेशनल नॉलेज गेन करना है सेफ्टी की फील्ड में। नंबर 14, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक टॉपिक है, लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको अपने जो भी सेफ्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है उसके इनिशियल लेवल में आपको सब चीज़ पता लग जाएगी कि आप कैसे एक डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, एक रिस्क को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रिस्क को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। तो जाके आप गूगल में सर्च करें, उसके बाद आप जो रिस्क मैनेजमेंट गूगल से डेफिनेशन मिलेगी उसको बुक से लाजमी बाद में टैली करना कि आपको जो गूगल से पता लग रहा है वही बुक में भी है या बुक में कोई डिफरेंट इसकी डेफिनेशन है। लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई वर्क प्लेस हैजर्ड। इसमें आप गूगल से आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा हेल्प आपके एक्सपीरियंस से मिलेगी। अगर आपको एक्सपीरियंस है, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई वर्क प्लेस हैजर्ड। एक मेथड में आपको बता देता हूँ, एक टूल में आपको बता देता हूँ, बाकी आपने खुद आइडेंटिफाई करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। बाय जॉइंट साइट विजिट आई कैन आइडेंटिफाई द वर्क प्लेस हैजर्ड। अभी जॉइंट साइट विजिट क्या होता है इसका भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, और बाकी कौन कौन से आप लोग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं कि आप, और कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं कि आपको वर्क प्लेस के हैजर्ड्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। इंशाल्लाह आने वाले किसी वीडियो में मैं और जो क्वेश्चंस हैं और उनके शायद आंसर या तो सिर्फ क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे। वीडियो के आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं, जिन दोस्तों के पास ऑलरेडी इन क्वेश्चन का नॉलेज है वो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बता दें, क्योंकि इल्म जो है बांटने से बढ़ता है। अगर आप अपने आंसर बताएंगे तो जो कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी ये कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके जवाब, आपके आंसर से उन लोगों को बहुत फायदा हासिल हो जाएगा। और अगर आपके आंसर से किसी दूसरे को फायदा होगा तो यकीनन अल्लाह ताला आपको भी उसका अजर देगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।